Hello guys, today we are going to start our next topic that is vector. वेक्टर आप लोगों ने जो है वो स्कूल लेवल पे पढ़ा है, वेक्टर बेसिक इसके बारे में आप लोगों ने। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमारा सेक्शन है, मैकेनिक्स का जो सेक्शन है, वहां पर वेक्टर की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। वेक्टर का यूज आपको हर जगह मिलेगा, हर सब्जेक्ट में लगभग आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। तो इसी चैप्टर को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो आपकी कहलाती है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेनली दो रिक्वायरमेंट रहती है, दो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला जो होता है वो होता है यूनिट। पहला जो कंपोनेंट है वो है यूनिट। जैसे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। जैसे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ की आपके पास अलग अलग तरह की कई यूनिट्स हैं, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या फुट है। ठीक है, इस तरीके से आपको यूनिट मिलेगी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी पता है, जो कि आपकी होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी है। तो ये सारी आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके अलावा और भी है, जैसे फोर्स है, एरिया है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सब भी आपकी क्या आती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आप जब सब्जेक्ट रीड करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको हर स्टेप पे कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी, नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी कोई ना कोई यूनिट होंगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर आपकी जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्या हो जाती है? डायमेंशनलेस होती है। और डायमेंशनलेस होने की वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं मास के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी? किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपकी क्या है? यूनिट। और यूनिट के बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे एसआई सिस्टम है, एफपीएस है, एमकेएस है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वो वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, वहां पर आप देख पाएंगे कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो यहां पर मैं इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता हूं फिलहाल। अभी मैं आगे बढ़ता हूं और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जितनी भी है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में। एक हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरी होगी वो हमारी होगी क्या? वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारी हो गई स्केलर क्वांटिटी और जो दूसरी हो गई वो क्या हो गई है? वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्कूल लेवल पे कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने 10 किलोग्राम बोला तो ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे 10 इज ए नंबर एंड kg इज द यूनिट। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। और इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो आपके पास क्या होगा? आपके पास क्या होगा? मास है। ठीक है, मास हो गया है। जैसे आपकी डिस्टेंस हो गई है, स्पीड हो गई है। ये सभी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। ये सभी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा है कि इस केस में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए?
आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका इफेक्ट उस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? उसका इफेक्ट क्या होगा? उस डायरेक्शन में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वेट है आपके पास, वेलोसिटी है, या फिर कहीं फोर्स है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं और एक यहां पर मैं बात करता हूं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। यहां पर एक और आपका एग्जांपल मैं लिख देता हूं ताकि हम अच्छे से समझ सकें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन की जैसे मैंने बात की, यानी जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए है और बॉडी ए मूव करके यहां पर पहुंच गई है पॉइंट बी पर। बॉडी, कोई बॉडी है जो पॉइंट ए से चल के पहुंच गई है पॉइंट बी पर पहुंच गई है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अगर मुझे पॉइंट ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या, अगर मुझे डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस देखनी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर से मैं ये पूरा लेंथ जो है ये मेजर करता हुआ जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है, अगर किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है, इसका मतलब क्या किया है? इसका मतलब वो मूव होके शिफ्ट हुई है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो गई है, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर मैं ए से बी तक गया तो क्या होगा? ए से बी तक क्या होगा? ए से बी तक ये होगा, ये लाइन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी बॉडी है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो चुकी है, बट यहां पर ये स्पेसिफाई कर देगा कि किस डायरेक्शन में आपकी जो बॉडी है वो शिफ्ट हुई है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। ठीक है, जैसे बात करें स्पीड की, स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए स्पीड है किसी बॉडी की 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी बॉडी है वो मूव कर रही है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी के केस में क्या होगा? वेलोसिटी के केस में आपकी बॉडी क्या है? कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज कर रही है, मूव कर रही है आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली। तो ये आपको क्या बताएगा? ये वेलोसिटी में आपको ये पता होगा कि जो आपकी बॉडी है वो कंटिन्यूअसली जो मूव कर रही है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, वैसे ही किसी बॉडी पर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का मतलब क्या है? फोर्स लगाने का मतलब है कि इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या है? फोर्स जो कह सकते हैं कि वेक्टर जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? आपको डायरेक्शन का भी पता है कि किस डायरेक्शन में आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वर्क कर रही है, काम कर रही है, वो सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट ए स्केलर क्वांटिटी एंड ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगी आपको डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स या बॉडी काम कर रही है। तो क्या हमेशा नॉर्थ साउथ को लेके ही हम डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन को जरूरी नहीं है। डायरेक्शन को अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज देखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसकी जो नोटेशन होगी, मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए मान लीजिए हम v लिखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। जैसे फोर्स है, फोर्स F लिखा तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एरो लगा दिया। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, नोटेशन अगर इस तरीके से है और उसके ऊपर क्या है, एरो लगाया गया है, तो मतलब वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर।
और एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए दो चीजें चाहिए। अगेन फिर से हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स की बात करते हैं और फोर्स आपका किसी बॉडी पे लग रहा है 100 न्यूटन, किसी बॉडी पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, मैंने स्केल ले लिया है कि 1 न्यूटन है वो आपका किसके बराबर है, 1 mm के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। वहां पर जो लाइन होगी 100 न्यूटन है तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 100 mm, इट विल बी इक्वल टू 100 mm। और ये एरो मैंने दिखा दिया है कि ये इस डायरेक्शन में, सेंस इसकी बता रहा है कि इस तरफ से इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा जैसे अब फोर्स जो है, अब फोर्स जरूरी नहीं कि हमेशा इस डायरेक्शन में ही काम करे, ठीक है। फोर्स हो सकता है आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा हो, तो मैग्नीट्यूड तो हमने क्या कर दिया, एरो की लेंथ से दिखा दिया है, ठीक है। अब अगर बात डायरेक्शन की आती है तो डेफिनेटली मुझे एक रेफरेंस चाहिए। जैसे मेरे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तब मैं इजीली डिफाइन कर सकता हूं कि 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, या 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए फोर्स है और ये फोर्स आपका कितना है, 100 न्यूटन है, तो इसको अगर मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो हम रेफरेंस एक्सिस के तौर पे क्या ले लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस के तौर पे नॉर्मली जो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स एक्सिस से ले लेते हैं। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे आपका फोर्स काम कर रहा है तो ये आपकी क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से जितने भी एंगल पे फोर्स काम कर रहा है वो हमने इसको एज ए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार एक्स एक्सिस कोई रेफरेंस मान के चलें, जरूरी नहीं है, ठीक है। रेफरेंस आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे मान लीजिए दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये हो गया F1 और दूसरा फोर्स क्या काम कर रहा है, F2 काम कर रहा है। फोर्स को मैंने लिया क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मान लीजिए F1 और F2 है, ठीक है। अब इस केस में क्या कर सकता हूं, मैं इस एक्सिस को एक रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूं, इस एक्सिस को क्या लेता हूं, रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूं। तो इस केस में क्या होगा, θ1 तो आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा, θ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और θ2 आपका क्या हो जाएगा, जो आप यहां से मेजर करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस से लेते तो क्या F1 की डायरेक्शन 0 होती, नहीं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेके मैंने F1 की जो लाइन है इसको रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। और यहां से क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज θ2 पे हमारा सेकंड फोर्स F2 काम कर रहा है, तो ये F1 की डायरेक्शन हो गई है। हमने F1 के रिस्पेक्ट में F2 की डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दिया है। अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल फोर्स होता देन मुझे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं डिफाइन कर सकता था कि एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे कर रहा है या फिर वाई एक्सिस से इतने एंगल पे ये फोर्स काम कर रहा है। तो यहां से मैं वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगल की टर्म में हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो आई होप कि ये जो इतना पार्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस, एंड एक वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम लेटर इन दिस लेक्चर, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के जो वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में। उससे पहले हम कुछ और चीजों पे ध्यान देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे ध्यान देते हैं, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और ये किस तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी में जो होता है उससे डिफरेंट होगा। अब स्केलर क्वांटिटी में अगर बात करें तो वहां पर डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, मास m1 है
और मास m2 है, एक 10 kg है, एक 15 kg है, तो आपको अगर बोला जाए ऐड कीजिए तो आप 15 + 10 = 25 kg इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एक बॉडी पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सामने वाले ने आपको जो दो फोर्सेस दिए हैं, जो बताए हैं, उनका क्या किया है? उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अभी उसने ये नहीं बोला कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जब तक डायरेक्शन नहीं होगी तब तक वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट डिफाइन नहीं होगी, तो तब तक हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी वेक्टर एडिशन की बात होगी तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज की बात करते हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं जब एडिशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और हम चाहते हैं कि ये वेक्टर क्या हो जाए? ये वेक्टर को हम ऐड कर दें। ठीक है, तो क्या होगा अब इस केस में? अब आप देख सकते हैं ये तो हॉरिजॉन्टल है, थीटा इज 0 और इट इज एक्टिंग एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में हमें क्या करना है? देखिए इस केस में हमारे पास एक बहुत ही फेमस लॉ है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम देखिए क्या करेंगे, आपके पास कोई भी दो वेक्टर होंगे तो क्या करेंगे? उनको एक पॉइंट पे हम शिफ्ट करेंगे। ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करें, अगर ये वेक्टर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती तो शायद ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या कोलिनियर होती तो इनके सभी पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे होते। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करें, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दे कहीं पर भी, ठीक है, एक्सटेंड कर दे तो ये किसी न किसी पॉइंट पर जरूर मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस ए वेक्टर को उठा के इस पॉइंट पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। इस वेक्टर ए को मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट कर सकता हूं। ये वो पॉइंट है जहां पर ए और बी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, किसी पॉइंट पे हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले ए और बी को क्या कर दिया है? को इनिशियल वेक्टर बना दिया है। को इनिशियल वेक्टर कैसे? कि दोनों ही जो वेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये पॉइंट है O और O पॉइंट से हमारा ये वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है। अब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एक एंगल निकल के आ गया, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या आ गया? ये एंगल थीटा आ गया है। अब हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लीजिए ये जो वेक्टर है ये एक तरीके से फोर्स है। ठीक है, क्या है? फोर्स है। अब देखिए मान लीजिए किसी बॉडी पे आपने एक बॉडी रखी यहां पर, और इस बॉडी पे आपने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो क्या होगा? ये दोनों फोर्सेज, ये वाला फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। अब ध्यान रखिए कि इस चीज में जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ फोर्स की बात करूं, यहां पर वेलोसिटी भी कह सकता हूं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो सकती है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो बॉडी क्या हो सकती है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा? एक फोर्स इधर लग रहा है जो इसको इस तरफ मूव करवाएगा, दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है जो उस तरफ मूव करवाएगा, तो क्या बॉडी दोनों डायरेक्शन में जाएगी? नहीं, ना तो अकेली इसके साथ जा सकती, ना ही अकेली इसके साथ जा सकती। तो क्या होगा? तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा, और ये जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं क्या होगी? बीच वाली डायरेक्शन से क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, इनके बीच में से कहीं से क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी। और
जहां पर ये मूव होगी उसी डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मतलब, एडिशन का मतलब होता क्या है, एडिशन का मतलब सिंपल यही है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका इफेक्ट वही होगा जो इन दोनों वेक्टर्स का मिला के होगा। ठीक है, इसको मैं और समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर को क्या कीजिए, पैरेललोग्राम की साइड्स के तौर पे ले लीजिए। एक साइड ये हो गई, दूसरा वेक्टर ये साइड हो गई। ठीक है, अब क्या कीजिए, इनसे एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। अब पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन मुझे इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसके पैरेलल मुझे एक लाइन इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये हमारी बन के रेडी हो गई क्या, पैरेललोग्राम। ये हमारी क्या बन के रेडी हो गई है, ये हमारी बन के रेडी हो गई पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम लॉ फर्दर क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की जो है, पैरेललोग्राम की वो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके बीच से जो पास होने वाला, इनके बीच से जो पास होने वाला डायगोनल है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों फोर्सेस को या इन दोनों वेक्टर्स को मैं इस एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर देता हूं, यानी इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो भी इफेक्ट इसका होगा। यानी एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों मिलके बॉडी को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका रिजल्टेंट कहलाता है ए और बी का। ठीक है, ये एंगल ए और बी के बीच में कौन सा है, थीटा है। तो मैंने कहा कि अब चलो ठीक है, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए जैसे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो डायगोनल अगर मैं मेजर कर लूं, स्केल की हेल्प से डायगोनल मेजर कर लूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इजीली कर सकता हूं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए एनालिटिकली आप कैसे सोल्व करोगे इसको, मुझे आर चाहिए, मेरे पास स्केल नहीं है मेजर करने के लिए, ना तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास कोई स्केल है ना इसको, तो फिर मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, एनालिटिकली कैसे निकालूंगा, या फिर ये कहे कि ग्राफिकली जो मैंने निकाला है वो सही है, वो मैं एनालिटिकली कैसे प्रूव करूंगा। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, और यहां से एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंडेड A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट आपका D हो गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके सामने एक ट्रायंगल बन गई है OCD, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ भी B हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ B है तो इसकी लेंथ भी B हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा फिर इस केस में, अगर ये B है तो देखिए ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल CDE में क्या होगा। अगर मैं बात करूं CD बाय CE तो क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है आपका साइन थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर आपको CD निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, CE इंटू साइन थीटा निकालना पड़ेगा, और CE की वैल्यू आपकी कितनी है, B के बराबर है, तो इट विल बी B साइन थीटा, इट इज योर CD।
सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अगर हम बात करें आपका बेस, दैट इज ईडी, ईडी बाय सीई, क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं किसको? ईडी को, तो इट विल बी सीई कोस थीटा एंड ईडी विल बी इक्वल टू योर बी कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लेंथ है ये है आपकी बी साइन थीटा और ये जो लेंथ है ये आपकी है बी कोस थीटा। कौन सी लेंथ? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये आपकी है बी कोस थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब आर, मतलब ओसी, और ओसी मुझे निकालना है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये साइड ओडी और डी सीडी पता हो तो मैं ओसी आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल है आपके पास कौन सी? ओ सी डी। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं? इस केस में मैं बोल सकता हूं कि ओसी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए? ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? OC इज योर आर, तो मैं इसको लिख देता हूं आर का स्क्वायर। OD इज योर OE प्लस ED का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OE आपका किसके बराबर है? A के बराबर है। और ED आपका किसके बराबर होगा? B कोस थीटा के बराबर होगा। B कोस थीटा के बराबर होगा और इसका होल स्क्वायर प्लस CD आपका किसके बराबर है? B साइन थीटा के बराबर और इसका होल स्क्वायर होगा। तो ओपन कर दीजिए जल्दी जल्दी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। इट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा हो जाएगा। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, दैट इज R स्क्वायर। और R आपका किसके बराबर होगा? R आपका बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर रिजल्टेंट। मतलब क्या है कि जो ग्राफिकली आपका मेजरमेंट आ रहा है आर लेंथ का, वो आपका यहां से भी प्रूव होना चाहिए। दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर? आई होप दिस वन इज क्लियर कि रिजल्टेंट कैसे निकालना है, कैसे एडिशन करना है आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज का। अब अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहां पर मैंने उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? मैग्नीट्यूड तो मैंने यहां पर निकाल दिया है। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल दिया है। बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स? अब मैंने क्या कहा था? आप रेफरेंस ले सकते हैं किसी को भी, वेक्टर ए को भी या वेक्टर बी को भी। अगर मैं वेक्टर ए को रेफरेंस लेके चलता हूं तो यहां से मैं बोल देता हूं कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। और आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप एनालिटिकली निकालना चाहते हो, कैलकुलेशंस के थ्रू निकालना चाहते हो, तो भी आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ओसीडी की अगर बात करें, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ओसीडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? फिर से CD इज
परपेंडिकुलर एंड OD इज बेस। CD इज योर परपेंडिकुलर, OD इज योर बेस। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपका किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। बट हियर एंगल इज नॉट थीटा, एंगल इज व्हाट? एंगल इज अल्फा। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो एंगल इज अल्फा, तो इट विल बी tan अल्फा। और CD आपका किसके बराबर है? CD है आपका B sin थीटा के बराबर। और OD हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे यहाँ पर, यह है A प्लस बी कोस थीटा के बराबर। A प्लस बी कोस थीटा के बराबर। ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? tan अल्फा के बराबर। तो अल्फा आप इजीली निकाल सकते हो। अल्फा हो जाएगा आपका tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस बी cos theta. This is how we find the angle of the resultant, that is direction. यानी वेक्टर A से जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन किस एंगल पे काम करेगा। ठीक है, अगर B से निकालना है तो B से मान लेते हैं द एंगल इज बीटा। ये एंगल मान लेते हैं कि बीटा है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि थीटा जो है वो किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो अगर मुझे अल्फा पता है तो बीटा मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो A से भी पता चल चुकी है और B से भी पता चल चुकी है। दोनों से ही मैंने डायरेक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। क्लियर? तो ये आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ये कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो उससे पास होने वाला जो डायगोनल है, उनके कॉमन पॉइंट से पास होने वाला जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो आपके उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर A और B को ऐड करने के बाद जो आएगा। क्लियर? अब अगर दो वेक्टर्स को ऐड करने की बात है तो सबसे पहले मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। इसके अलावा मान लीजिए वही दो फोर्सेस हैं आपके पास, सॉरी दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B हैं। ठीक है, इनको ऐड करने के लिए मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज कर सकता हूं। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स, देखिए मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया A और दूसरा वेक्टर लिया B, और इनको क्या किया, मैंने एक के बाद एक को लगा दिया है, एक के बाद एक को। सेकंड की जो टेल है वो फर्स्ट वाले के हेड के साथ क्या हो रही है? मीट हो रही है। फर्स्ट वाले का हेड सेकंड वाले के टेल से मीट हो रही है। अब आप देख सकते हैं ये इसके पीछे लगा हुआ है, फॉलो कर रहा है, यानी इनका ऑर्डर सेम है। तो कहता है, लॉ क्या कहता है कि अगर आपके जो दो वेक्टर हैं वो ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं और टेकन इन द सेम ऑर्डर में, यानी एक के पीछे एक, देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर will represent the resultant. Third side taken in opposite order will represent the resultant. Clear? यानी ये वेक्टर आपके पास कौन सा है? ये वेक्टर वेक्टर B है, ये वेक्टर आपका क्या है? ये वेक्टर A है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो A और B को ऐड करने पर आपको मिलेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस केस में A और B के बीच में अगर एंगल की बात की जाए, A और B के बीच में जो एंगल है वो अभी भी कितना है? वही सेम है, थीटा, लास्ट वाली कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं ये पॉइंट O है, ठीक है, ये पॉइंट C है। मैं क्या कर सकता हूं? फिर से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। ये D हो गया, ये पॉइंट E हो गया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बनी थी वही आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी
बन गई है। यानी आप किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बात करें या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बात करें, दोनों ही केस में आपका रिजल्टेंट सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर भी आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, देखिए इसका एक चीज का ध्यान रखना है, रिजल्टेंट इज इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए ए के बाद बी आया, अगर सेम ऑर्डर में होते तो रिजल्टेंट को इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी ये क्या है, इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है वो ए और बी के ऑर्डर से क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, उस सीक्वेंस में ये नहीं चल रहा है। तो क्लियर। अगर अब बात करें रिजल्टेंट निकालने की बात करें, तो रिजल्टेंट आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट अगेन सेम रहेगा, रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर रूट, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगेन वही अल्फा होगी। ठीक है, अल्फा होगी तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कुछ स्पेशल कंडीशंस के ऊपर। स्पेशल कंडीशंस में क्या होगा, मान लीजिए आपके दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो ए भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। थीटा 0 होते ही क्या हो जाएगा, कोस 0 1 के बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस थीटा आपका 1 के बराबर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा a प्लस बी। क्लियर। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि अगर मैं दो वेक्टर्स ऐसे लेता हूं जिनकी डायरेक्शन सेम है और उनको मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो मैं उनको सिंपली स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड कर सकता हूं। दोनों फोर्सेज को, दोनों वेक्टर्स को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर सिंपल तरीके से ऐड कर दिया है, कुछ नहीं करना हो रहा आपको इसमें। क्लियर। ये कंडीशन कब है, जब डायरेक्शन क्या हो जाए, डायरेक्शन हो जाए सेम। इसी तरीके से अगर यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा तो tan आपका क्या हो जाएगा, tan अल्फा 0 डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन भी जो इनकी होगी वही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर थीटा 0 है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर यही कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो, यानी थीटा बराबर हो जाए 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करने लग जाएंगे, तो उस केस में जो थीटा कोस थीटा की वैल्यूज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 के बराबर। तो उस केस में जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये जो प्लस था ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से r की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, a माइनस बी। ये किस केस में हुआ, जब अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप इजीली कर सकते हो, क्या, एक में से दूसरे को घटा दीजिए तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज की तरह आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम थी तो सिंपली ऐड हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है मतलब एक में से दूसरे को हमें घटाना है। क्लियर। अब डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा, देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी की जो डायरेक्शन है वही हो जाएगी। अगर दोनों ए और बी दोनों इसी डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी इसी में होगा। लेकिन यहां पर मान लो ए इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो डिपेंड करता है ए और बी में। अगर ए लार्जर होगा तो डायरेक्शन ए वाली में चला जाएगा, अगर बी बड़ा होगा तो डायरेक्शन किस में जाएगा, बी वाली डायरेक्शन में जाएगा। तो ए और बी में से जो भी बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट जो है वो काम करेगा। क्लियर। देयर इज वन मोर केस, जिस केस में जो ये वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। ये भी एक स्पेशल केस है कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे दोनों फोर्सेस काम कर रहे हो, दोनों
वेक्टर्स काम कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ए इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम की बजाय मैं बात करूंगा, यहाँ पर क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, डायगोनल निकालेंगे, या फिर आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, जब आपका थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए, ठीक है, ग्राफिकली तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, एक्सटेंड करो, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये बी है तो ये भी बी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर कोस थीटा क्या है, कोस 90 आपका कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर बात करें, अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये तो हो जाएगा 1, यानी ऊपर बचेगा b, और नीचे a प्लस बी कोस थीटा कोस 0, तो नीचे बचेगा a। तो दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, जब ये केस कौन सा है, जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे डिफर करती हो, उस केस में आपका ये रिजल्टेंट निकल के आएगा। क्लियर? तो ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस तरीके से आप ट्रायंगल लॉ का यूज करके वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, एंड दीज आर सम स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये आपके आने वाले चैप्टर में जैसे फोर्स में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे, वहां पर मैं अगेन फिर से डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तब मैं डायरेक्टली आपको रिजल्टेंट, वहां पर रिजल्ट जो है वही डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, फिर उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वहां पर सोल्व किए जाएंगे। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। बट इफ वी वांट टू ऐड मोर वेक्टर्स टू इट, देन हाउ कैन वी डू इट। देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी, अब आपने एक तीसरा वेक्टर लिया c। क्या करता हूं मैं, अगर a प्लस बी में मैं c को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a b और c तीनों का एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, तीनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, a और b हमारा एक सिंगल वेक्टर है, उसमें मैं c को ऐड कर रहा हूं, तो यानी अब की बार मैं यहां पर फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए यहां पर अगर बात करें, एंगल इज θ1। अब मैंने क्या कहा, c जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, c इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा इस केस में, देखिए ये AB है, AB को मैंने एक्सटेंड किया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आया है वो आ गया क्या, θ2। ये आपका वेक्टर हो गया C। तो क्या होगा, वन साइड टू साइड सेम ऑर्डर में, ठीक है, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, फिर से थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट। ये आपका क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो इससे आपने क्या किया है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन सेकंड टाइम अप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मुझे D और ऐड करना है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, D की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ताकि जो हमारा डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, मैंने D की डायरेक्शन ये कर दी है, तो कोई भी डायरेक्शन आप वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने, और सॉरी आप नहीं ले सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम में दी गई है वही डायरेक्शन आपको लेनी है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इजी आपको हो जाए समझने में, इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की है D की। ठीक है, प्रॉब्लम में ही। तो यहाँ पर D आपका इधर आ गया है। अब फिर से एक बार फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपका क्या होगा, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। A प्लस B प्लस C प्लस D। इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मुझे 4 फोर्सेस ऐड करने हैं तो मेरे पास क्या बन गई, एक पॉलीगन बन गई है। अब पॉलीगन में क्या हुआ कि आपके पास अगर किसी भी पॉलीगन की जो साइड्स हैं, किसी भी पॉलीगन की जो साइड्स हैं वे अगर आपके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, द क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ठीक है,
तो ये कह सकता हूं मैं कि जो आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये क्या है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चाहे कितने भी नंबर ऑफ फोर्स वेक्टर्स हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर यहाँ पर होंगे सभी को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा आपका θ3, और आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप ए के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं दिस इज योर डायरेक्शन। 1 2 3, पहले ये अल्फा निकालेंगे, फिर ये अल्फा निकालेंगे, फिर ये अल्फा निकालेंगे तीनों बार, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम जो है वो आपका टोटल एंगल आ जाएगा रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू ए। और विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो फिर आपको अलग प्रोसीजर से इसमें चलना पड़ेगा, रिजल्टेंट और इसको ड्रॉ करके ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी बेटर इफ वी गो विद द इफ वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट विद ए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर्स को ऐड करने के जितने भी लॉज थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं।